Hey everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है Pro PCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है यदि आप भी MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्जाम शेड्यूल्ड है ऑन 22 नवंबर 2026 एज पर द ऑफिशियल MPPSC नोटिफिकेशन। फॉर ऑल द व्यूअर्स जो पहली बार हमारे चैनल के अंडर कोई वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए बताना चाहूंगी कि ये जो सीरीज है, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देख ही लिया होगा, प्रज्ञान सीरीज इस सीरीज के अंडर वी आर कवरिंग कंप्लीट पार्ट बी सिलेबस ऑफ एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई अलग से बैच नहीं है, आपको कोई फीस पे नहीं करनी किसी बैच के लिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूब पर अपने चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स की हेल्प करें, ऐसे स्टूडेंट्स की जो बहुत महंगे जो बैच फीसेस है उनका अफोर्ड नहीं कर सकते। और आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी बैच बुरा है या कोई भी एजुकेटर बुरा है, नो, एवरीबॉडी इज डूइंग देयर टास्क वेरी वेल, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग जो शायद नहीं अफोर्ड कर सकते या उनको थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है और पढ़ाई करनी है, प्रिपरेशन करनी है, उन सभी के लिए ये फ्री सीरीज है, तो आप चाहें तो इससे लाभान्वित हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे करना है। आपको प्रो पीसीएस चैनल यूट्यूब पे प्रो पीसीएस टाइप करेंगे, आपको ये ब्लू कलर के आइकन वाला चैनल दिखेगा। उस चैनल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप उसके होम पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको जाना है। प्लेलिस्ट सेक्शन में ये साइंटिफिक ऑफिसर प्लेलिस्ट आपको दिख रही है, इसमें व्यू फुल प्लेलिस्ट में यदि आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको पूरी क्लासेस मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। और पूरा का पूरा सिलेबस, हर एक पार्ट सिलेबस का इन क्लासेस के माध्यम से हमने कवर करने की कोशिश की है। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर दिस इज क्लास 28 और ये फाइनल क्लास है यूनिट 5 की। यूनिट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये यूनिट 5 की क्लास है, ठीक है। तो ये दो यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाती है। यूनिट 5 में से आज जो हम करने वाले हैं वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज इन इंडिया, एनसीआरबी, एनआईएस, सीएफएस, एंड साथ साथ में प्रोटियोमिक्स एंड डायग्नोस्टिक प्रोटियोमिक्स इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। ये दो टॉपिक बचे थे। प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल कलेक्शन प्रिजर्वेशन में आपको ऑलरेडी यूनिट 1 में पढ़ा चुकी हूँ, जब हमने बायोलॉजिकल सैंपल्स का डिस्कशन किया था। हर एक सैंपल का स्पेसिफिक कलेक्शन और प्रिजर्वेशन हम पढ़ चुके हैं, तो आप उससे ये रिकॉल कर सकते हैं। और ऐसे हमारी यूनिट 5 जो है वो अब कवर हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल क्लास ऑफ यूनिट 5, ठीक है, जहां पे हम प्रोटियोमिक्स एंड डायग्नोस्टिक प्रोटियोमिक्स और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज इन इंडिया कवर करने वाले हैं। ओके, इसके अलावा यदि आप चाहें तो आप हमसे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। कोई आपको कंपल्शन नहीं है कि नोट्स लेने ही लेने हैं, बट हमने जो ये प्रोग्राम बनाया है वो ऐसे बनाया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लास वीडियोज है, लेक्चर वीडियोज है, वो आपको यूट्यूब में मिलेंगे। इसके अलावा यदि आप चाहें और इंटरेस्टेड हैं तो आप नोट्स भी हमसे परचेज कर सकते हैं, जो 400 रुपीज में है, कंप्लीट 5 यूनिट्स इन जस्ट 400 रुपीज, ठीक है। तो अभी जो यूनिट 1 है वो लाइव है। यूनिट 1 हम 100 रुपीज में सेल कर रहे हैं और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने उसको बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आप सबने जो फीडबैक दिया उसी फीडबैक के आधार पर हमने रिमेनिंग यूनिट्स के जो 2 3 4 5 यूनिट्स थे उनके नोट्स फाइनलाइज कर लिए हैं। फाइनल एडिटिंग भी लगभग हो चुकी है, जैसे कि मैंने आपको कहा था संडे या मंडे तक मोस्ट प्रॉब्ली आपको मिल जाएगा। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि मंडे तक लाइव हो जाए सारे नोट्स, ठीक है। जस्ट 400 रुपीज में आपको मिलेंगे। अब आपको परचेज कैसे करना है वो भी मैं बता देती हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, वो एक टेलीग्राम लिंक है। तो आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे वो आपको एक टेलीग्राम प्रोफाइल तक डायरेक्ट कर देगी। वहां पे आपको लिखना है यूनिट 1 नोट्स, अभी बिकॉज यूनिट 1 के नोट्स 100 रुपीज में लाइव है। विद इन बाय मंडे आपको कंप्लीट यूनिट नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, ऑलराइट। तो ऐसे सभी लोग जिन्हें यूनिट 1 के नोट्स ऑलरेडी परचेज कर लिए, बिकॉज आपने एक यूनिट के लिए पेमेंट ऑलरेडी कर दी है, आपको जो रिमेनिंग 4 यूनिट्स है वो सिर्फ 300 रुपीज में मिलेगी। वी हैव द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द बायर्स, तो प्लीज डोंट वरी, क्योंकि ये बहुत मेजर क्वेश्चन उठ के आ रहा था और सारी चीजें आपको इन नोट्स में मिल जाएंगी। ओके, ऑलराइट। इसके साथ साथ प्लीज आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी जुड़िए। उसका जो लिंक है वो प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यूट्यूब प्रोफाइल जो है उसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप हमारे साथ ग्रुप के माध्यम से भी जुड़िए ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो हम आपको टाइमली पहुंचा सकें। ओके, ऑलराइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। एंड यस, वन मोर थिंग, आप में से बहुत सारे लोग मेरे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट के माध्यम से करते हैं, जो क्वेश्चंस मैं आपसे क्लास के दौरान पूछती हूँ। हाईली अप्रिशिएटेड, थैंक यू सो मच कि आप इतने मन लगाकर मेरे साथ पढ़ाई करें, बिकॉज ये जो इनिशिएटिव है
आपकी हेल्प करने का जो एक बहुत छोटा सा प्रयास है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप इसे लाभान्वित हो, आपको ये बेनिफिट करे। तो आप जब रिस्पॉन्स देते हैं तो वो एनकरेज करता है हमको और बेटर करने के लिए। ओके, तो प्लीज अपने रिस्पॉन्सेस कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फॉरेंसिक प्रोटियोमिक्स। देखिए, मैं हमेशा अपनी हर एक क्लास में आपको बताती आई हूँ कि वो सारे एस्पेक्ट सिलेबस के, जैसे प्रोटियोमिक्स अपने आप में एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है प्रोटियोमिक्स एंड डायग्नोस्टिक प्रोटियोमिक्स इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। हमको स्पेसिफिकली प्रोटियोमिक्स पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, क्यों? हमारा जो मेन कोर एजेंडा है वो है प्रोटियोमिक्स और डायग्नोस्टिक प्रोटियोमिक्स को फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो पढ़ना। ओके, ऑलराइट, आपको समझ में आया? जैसे अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल सैंपल्स की, तो हमको सैंपल्स को डिटेल में पहले पढ़ाया जा चुका है, यूनिट 1 में हमको पढ़ाया जा चुका है। अब हमें बस कलेक्शन प्रिजर्वेशन टेक्निक्स यहाँ पर पढ़नी है। आपको समझ में आया? ओके, तो जो भी टेक्निक हम पढ़ रहे हैं उस टेक्निक का रिलेवेंस टू द फॉरेंसिक साइंसेस और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस, वो हमको बेसिकली यहाँ पर पढ़ना है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाई प्रोटियोमिक्स है क्या। अगर हमको प्रोटियोमिक्स को समझना है तो सिंपल शब्दों में हम कैसे समझ सकते हैं? ठीक है, तो प्रोटियोमिक्स में हम एक्चुअली पढ़ते हैं ऑल द प्रोटीन्स विच आर एक्सप्रेस्ड बाय जीन्स, एक्सप्रेस्ड बाय जीन्स। ठीक है, अब जीन्स डेफिनेटली आपके सेल में होंगे, हम उस पर अभी नहीं जाएंगे, राइट। हमें पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसमें क्रोमोसोम है, ठीक है, और हमको वहां पे आपके जीन्स मिलेंगे, राइट। सो रिमेंबर दैट इफ वी टॉक अबाउट जीन्स, जीन्स क्या करते हैं? प्रोटीन को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट प्रोटियोमिक्स, हम एक्चुअली प्रोटियोमिक्स में क्या पढ़ रहे हैं आपको पता है? सारे प्रोटीन्स जो कि जीन्स एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स आर एक्चुअली द फंक्शनल परफॉर्मर्स। अगर आप अपनी बॉडी में देखो तो जेनेटिक मेकअप बताता है कि क्या कैसा होना चाहिए, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटर का रोल प्ले कर रहे हैं जीन्स आपके। ठीक है, उनके पास इंफॉर्मेशन है कि क्या कैसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली जो होता है वो इज बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स, फंक्शनल एलिमेंट्स अगर आप समझे तो वो प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो प्रोटियोमिक्स अगर हम बात करें तो प्रोटियोमिक्स में हम कंप्लीट प्रोटीन्स का स्टडी करते हैं। आपको समझ में आया? वो प्रोटीन्स जो कौन एक्सप्रेस कर रहा है, आपके जीन्स जो कहां पर है आपके बॉडी में, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स में या किसी ऑर्गेनिज्म के अंडर। Okay, so if we talk about proteomics, it is the comprehensive study of entire protein complement. यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, entire protein complement expressed by a cell, tissue, organ or organism under specific physiological or pathological conditions. ओके, अब अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो डीएनए जो है वो जेनेटिक ब्लूप्रिंट है आपका, इंफॉर्मेशन जो भी मैंने आपको बताया, राइट। तो अगर हम डीएनए के बारे में बात करते हैं तो वो जेनेटिक ब्लूप्रिंट है, वो एक्चुअली इंफॉर्मेशन कैरियर है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है कि क्या कैसे होना है, कंप्लीट डेटा है। लेकिन एक्सप्रेस कैसे होगा, फंक्शन कैसे करेगा, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। सो इफ वी टॉक अबाउट प्रोटीन्स, दे रिप्रेजेंट द फंक्शनल मॉलिक्यूल which is responsible for carrying out cellular activities. Okay, so means अगर आप ऐसे समझो कि भाई एक जो है, अगर हम जीन्स के बारे में बात करें तो जीन्स जो है वो एक पूरा ब्लूप्रिंट है, पूरी इंफॉर्मेशन है, बट वो जो इंफॉर्मेशन है वो एक्चुअली सेलुलर एक्टिविटीज की फॉर्म में कैसे फंक्शन हो रही है बाय द हेल्प ऑफ द प्रोटीन। समझ में आया आपको? ओके, ऑलराइट। सो प्रोटियोमिक्स में हम कंप्लीट प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट्स का स्टडी करते हैं। जो कौन एक्सप्रेस कर रहा है? डेफिनेटली जीन्स, जो कहां पर है आपके सेल में, और अगर और वाइड में देखेंगे तो टिश्यू, ऑर्गन और इन एनी ऑर्गेनिज्म, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट प्रोटीन एक्सप्रेशन, आई होप आपको यहां तक की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इंफॉर्मेशन कैरियर है आपका जेनेटिक मेकअप, डीएनए, जेनेटिक ब्लूप्रिंट है जिसके पास, लेकिन फंक्शनल एलिमेंट जो है, फंक्शनल मॉलिक्यूल जो एक्चुअली सेल्यूलर एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है, वो है आपके प्रोटीन्स, और हम इन्हीं प्रोटीन्स की स्टडी करते हैं प्रोटियोमिक्स में। ओके, नाउ हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर प्रोटीन एक्सप्रेशन के बारे में हम बात करें तो प्रोटीन का जो एक्सप्रेशन है, ओके, वो चेंज हो जाता है कौन से फैक्टर्स से? एनवायरमेंटल फैक्टर्स से, डिजीज कंडीशन में, या कोई ट्रॉमा है,
एजिंग है या पोस्टमार्टम कोई प्रोसेस है, आफ्टर डेथ जो प्रोसेसेस होती हैं। तो इसीलिए क्योंकि जो प्रोटीन एक्सप्रेशन है वो सब बदलता जाता है फैक्टर्स के साथ। अगर एनवायरमेंटल फैक्टर होगा तो उसका एक्सप्रेशन बदल जाएगा, किसी भी प्रकार का रोग है तो बदल जाएगा एक्सप्रेशन प्रोटीन का, राइट। एजिंग है या आफ्टर डेथ अगर कोई प्रोसेस हुई है, पोस्टमार्टम प्रोसेस जिसे हम कह रहे हैं, तो उसका जो एक्सप्रेशन है प्रोटीन का वो बदल जाएगा। और इसी कैरेक्टर के कारण ये जो प्रोटीन एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है कंडीशंस के हिसाब से, अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं तो चेंज है, डिजीजेस हैं तो चेंज है, पोस्टमार्टम कोई घटना हुई है तो चेंज हो जाएगा एक्सप्रेशन, राइट। इसीलिए जो प्रोटियोमिक्स है यानी इन्हीं प्रोटीन्स को स्टडी करना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस के दौरान। आपको समझ में आया अब हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको इतने डिटेल में? ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉरेंसिक प्रोटियोमिक्स। पढ़ना ये भी तो जरूरी है ना, ठीक है। हम प्रोटियोमिक्स की तो बात कर रहे हैं, हमको समझ में अब भी आ गया कि हम एक्चुअली में प्रोटियोमिक्स में क्या करने वाले हैं, राइट। बट लेट अस नाउ टॉक अबाउट कि भाई फॉरेंसिक प्रोटियोमिक्स है क्या। इसको हम रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते हैं, ठीक है। ओके देखिए, अगर हम बात करते हैं फॉरेंसिक प्रोटियोमिक्स की तो हम इसे इंडिविजुअली स्टडी नहीं करते, हम फॉरेंसिक प्रोटियोमिक्स को आपके जो डीएनए बेस्ड स्टडी है उसके साथ कंबाइन करके पढ़ते हैं, ओके या कंबाइन करके एनालाइज करते हैं, ठीक है। ऐसा हम क्यों करते हैं इसको ध्यान से समझिएगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि भाई देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा सैंपल बहुत डिग्रेडेड रहता है, ठीक है। उसमें जो अमाउंट ऑफ डीएनए है, स्पेसिफिकली द न्यूक्लियर डीएनए, वो बहुत या तो डिस्टॉर्टेड नेचर का होता है या बहुत लीस्ट अमाउंट में होता है कभी कभी हमारे सैंपल में, ठीक है। तो उस समय ये जो आपका प्रोटियोमिक है वो आपके डीएनए एनालिसिस को सपोर्ट करता है। आपके पास सैंपल कम था, आपने कोई रिजल्ट निकाला, उसको आप कंफर्म कर लोगे प्रोटीन एनालिसिस के साथ, प्रोटियोमिक्स के साथ, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है या इंटरप्रिटेशन है वो और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। समझ में आया आपको? सो इफ वी टॉक अबाउट फोरेंसिक प्रोटियोमिक्स, हम क्यों ये फोरेंसिक प्रोटियोमिक्स यूज कर रहे हैं, प्रोटियोमिक्स में हम पढ़ते क्या है उसको ध्यान से समझते हैं। सो फोरेंसिक प्रोटियोमिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रोटियोमिक टेक्नोलॉजीज। प्रोटियोमिक टेक्नोलॉजीज ऐसी टेक्नोलॉजीज जहां पर हम एंटायर प्रोटीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन सेट की स्टडी करते हैं इन द लीगल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। उसको हम एक्चुअली में फोरेंसिक प्रोटियोमिक्स कहते हैं। यानी प्रोटियोमिक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके लीगल मैटर्स या लीगल इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करना, सॉल्व करना इज फोरेंसिक प्रोटियोमिक्स, सिंपल शब्दों में, ठीक है। ऑलराइट, तो अब इसमें होता क्या है, इट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड कैरेक्टराइजिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द बायोलॉजिकल एविडेंस टू आंसर द गिवन फोरेंसिक क्वेश्चंस, ओके। अब यही क्वेश्चंस नहीं होते हैं, क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन आपको एग्जिस्ट देने का प्रयास किया है, ठीक है। तो देखिए इसे थोड़ा सा और समझते हैं ताकि हमको चीजें एकदम क्लियर हो जाए, हमको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे, ठीक है। तो देखिए आपके पास होगा एक बायोलॉजिकल सैंपल, ठीक है। आपके पास टिश्यू हो सकता है, बोन हो सकता है, कोई टिश्यू फ्लूइड हो सकता है, ब्लड, सीमेन, वेजाइनल सीक्रेशन, ठीक है। किसी भी प्रकार का आपके पास बायोलॉजिकल सैंपल यदि है, ठीक है। ऑलराइट, तो इस बायोलॉजिकल सैंपल में जो प्रोटीन सेट प्रेजेंट है, जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, जब हम उनकी स्टडी करते हैं, आपको समझ में आया, ठीक है। एसटीआर प्रोफाइलिंग में हम क्या करते हैं भाई, न्यूक्लियर डीएनए के माध्यम से एसटीआर प्रोफाइलिंग करते हैं, इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने बायोलॉजिकल सैंपल में प्रेजेंट प्रोटीन्स को स्टडी किया। तो जब आप बायोलॉजिकल सैंपल में प्रेजेंट प्रोटीन को स्टडी करते हो वही एक्चुअल में फॉरेंसिक प्रोटियोमिक्स है। और ऐसा आप क्यों करते हो, ताकि आप पता लगा सको कि उस सैंपल का सोर्स क्या था भाई, कहाँ से आया वो सैंपल, ठीक है। कौन कौन से बॉडी फ्लूइड जो है वो गिवन सैंपल में प्रेजेंट है, जो सैंपल आपके पास है वो किस ओरिजिन का है, ह्यूमन ओरिजिन या एनिमल ओरिजिन, ठीक है। क्या सैंपल से बायोलॉजिकल सेक्स इन्फर किया जा सकता है कि भाई मेल होगा या फीमेल होगा, जैसे वाई जीन से हम करते हैं, ठीक है। नाउ पोस्टमार्टम चेंजेस के कारण प्रोटीन का एक्सप्रेशन भी बदलता है, अभी हमने बात की। तो कितना समय हो गया इंडिविजुअल की डेथ को, ये भी पता लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप बर्न्ड और रिमेन्स या डिकम्पोज सैंपल्स को भी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एनालिसिस के साथ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो प्रोटीन मार्कर आप यूज कर रहे हो क्या वो डिजीज और ट्रॉमा को इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे अभी हम देखेंगे कि बहुत सारे प्रोटीन मार्कर्स जो हैं वो ब्रेन इंजरी के समय इस्तेमाल किए जाते हैं, हम उनको पढ़ेंगे अभी,
आपको समझ में आया? तो यहाँ से समझिए कि हम जब बायोलॉजिकल सैंपल में प्रेजेंट प्रोटीन्स की स्टडी करें, उनका अध्ययन करें, और अगर उन अध्ययनों से उस प्रोटीन के अध्ययन से हमको ये सारे क्वेश्चंस और ऐसे ही अन्य ढेर सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए, ठीक है, और जब हमको आंसर मिल जाए, वो ही एक्चुअली में एप्लीकेशन है आपके फॉरेंसिक प्रोटियोमिक्स का, ठीक है। तो फॉरेंसिक प्रोटियोमिक्स में हम करते सिर्फ इतना है कि जो आपका प्रोटीन सैंपल प्रेजेंट है उसको एक्चुअली में एनालाइज करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उससे अपने केस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं विद अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाई प्रोटियोमिक्स इज नीडेड फॉर फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से समझिए, ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज है, आपने बहुत बहुत बार कई सारी बुक्स में ये एरो डायग्राम देखा होगा, ठीक है। हमें पता है कि डीएनए आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन भाई बनाएगा आरएनए, ठीक है। आरएनए आफ्टर प्रोसेसिंग आपको एमआरएनए देगा, मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट करेगा एंड बनाएगा प्रोटीन। ये सिंपल सी आप फ्लो चार्ट है, हम अभी इस पर नहीं जाएंगे, जीन एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी हम इस पर नहीं जाएंगे, हमारा मेन एजेंडा ये है, अभी प्रोटीन पर हम बात करें, ठीक है। तो डीएनए आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन आरएनए बनाएंगे, आरएनए प्रोसेस करेंगे, एमआरएनए बनाएंगे, मैसेंजर आरएनए आफ्टर ट्रांसलेशन वो प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। अब प्रोटीन के बाद पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस होंगे, कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा, प्रोटियोलिसिस होगा, अलग अलग प्रकार की चीजें होंगी, ठीक है। लेकिन द कोर इज कि अगर ये सारा जो चीज है अगर आप यहां तक देखते हैं तो इट इज एक्चुअली द ब्लूप्रिंट, है ना। ये यहां तक क्या है भाई, यहां तक ब्लूप्रिंट वाला स्टेज है, क्या होना है कैसे होना है इसका ब्लूप्रिंट तैयार है, लेकिन एक्चुअली में वो फंक्शन होगा कैसे, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेशन कैसे होगा, ठीक है, सेल्यूलर एक्टिविटी, सेल्यूलर फंक्शन एक्चुअली में कैसे होगा, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन। ये किस पे डिपेंड करता है, आपके प्रोटीन के एक्सप्रेशन पे, कि प्रोटीन ने क्या एक्सप्रेस किया, जो प्रोटीन है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, राइट। आपको समझ में आया कि ये वाला जो आपका हिस्सा था इस पूरी प्रोसेस का, अभी हमने वही बात की कि डीएनए बेस्ड स्टडी जब आप कर रहे हो तो वो एक्चुअली ब्लूप्रिंट है, लेकिन प्रोटीन एक्सप्रेशन जो है वो, प्रोटीन जो है वो एक फंक्शनल मॉलिक्यूल है, एक्चुअली में कैसे सेल्यूलर एक्टिविटीज हो रही है अगर उसको समझना है तो प्रोटीन को पढ़ना होगा। समझ में आया आपको ये? ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट व्हाई प्रोटियोमिक्स इज नीडेड फॉर इन फॉरेंसिक साइंसेस, सो वी नो दैट इफ वी टॉक अबाउट डीएनए एनालिसिस, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई डीएनए एनालिसिस से बेहतर है ये, बट उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है ये प्रोटियोमिक्स। ओके, सो डीएनए एनालिसिस रिमेन्स द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन, बट डीएनए के ये लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है भाई, कि डिग्रेडेशन हो जाएगा अगर डिकम्पोजिशन हो गया तो, अगर हाई टेम्परेचर फायर के टूवर्ड्स एक्सपोजर हुआ तो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, डिग्रेड हो जाएगा, यूवी रेडिएशन है तो डिग्रेड हो जाएगा, केमिकल म्यूटेशंस जो है केमिकल टाइप के भी होते हैं तो केमिकल कंटामिनेशन से डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास हेयर शाफ्ट है लेकिन रूट नहीं है तो आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे एंशिएंट स्केलेटल रिमेन्स भी मिलते हैं जिनमें बहुत डिग्रेडेड डीएनए सैंपल होता है, बहुत सारे फ्रेगमेंटेड बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं जिनमें से डीएनए को आइडेंटिफाई करवाना बहुत मुश्किल होता है, राइट। सो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस या लिमिटेशंस आपको डीएनए एनालिसिस के साथ हैं। लेकिन अगर आप प्रोटीन्स के बारे में बात करोगे तो ये डीएनए से अधिक स्टेबल होते हैं। ओके, इसीलिए केराटिन की हम बात करते हैं या कोलेजन जैसे, अगर आप प्रोटीन्स के बारे में बात करो, ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड के डिग्रेड होने के बाद भी एक बहुत लंबे समय तक स्टेबल रहते हैं अगर हम प्रोटीन्स के बारे में बात करें, राइट। तो प्रोटियोमिक्स जो है वो ऑल्टरनेटिव नहीं है डीएनए एनालिसिस का, ध्यान से समझिएगा कि प्रोटियोमिक्स इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव, इट इज एक्चुअली अ कॉम्प्लीमेंट्री एनालिसिस विद डीएनए एनालिसिस। मतलब डीएनए एनालिसिस भी कीजिए, लेकिन क्योंकि डीएनए एनालिसिस की लिमिटेशन है ऐसे ही प्रोटियोमिक्स की भी लिमिटेशंस है, तो हमें इंडिविजुअल इसे यूज नहीं करें, इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए आज भी डीएनए एनालिसिस को हम गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं और यूज करते हैं उसको उस तरीके से। लेकिन यदि हम बात करते हैं एक प्रोटियोमिक्स की या फॉरेंसिक प्रोटियोमिक्स की, तो हम उसे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस यूज कर सकते हैं अपने इन्वेस्टिगेशंस में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं विथ व्हाट इज प्रोटियोम। टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जानना जरूरी है, राइट। सो द कंप्लीट सेट ऑफ प्रोटीन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जितना इंपॉर्टेंट मार्क करना है आप कर लीजिए, क्योंकि ये पता होना चाहिए, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो द कंप्लीट सेट ऑफ प्रोटीन्स विच आर एक्सप्रेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, टिश्यू और सेल एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इज व्हाट इज प्रोटियोम।
ओके तो प्रोटियोम आप सिंपल शब्दों में समझ लो कंप्लीट सेट ऑफ प्रोटीन जो आपको नजर आ रहा है, जो कि किसी सेल ने या किसी टिश्यू या ऑर्गेनिज्म ने एक्सप्रेस किया, उस वो ही आपका प्रोटियोम है। ठीक है, ओके। नाउ रिमेंबर दैट जीनोम जो है, जीनोम चेंज नहीं होता, ठीक है, आपका जेनेटिक ब्लूप्रिंट चेंज नहीं होता, बट द प्रोटियोम चेंजेस कंटिन्यूअसली। आपका जो प्रोटीन का एक्सप्रेशन है वो कई सारे फैक्टर्स के बेसिस पर चेंज होता रहता है, राइट? डिपेंड्स ऑन द सेल टाइप, एज, डिजीज, एनवायरमेंटल कंडीशंस, फिजियोलॉजिकल स्टेटस, और इसके साथ साथ पोस्टमार्टम प्रोसेसेस की वजह से भी प्रोटीन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, राइट? रिमेंबर one gene can produce multiple proteins through alternative splicing and post translational modifications। तो जीन एक्सप्रेशन अलग अलग, जीन जो है, ठीक है, वो मल्टीपल प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर सकता है, और वो जो प्रोटीन्स हैं उनके फंक्शन डिफर कर सकते हैं, उनके एक्सप्रेशन डिफर कर सकते हैं बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पर, और इसीलिए हम प्रोटियोम को यूज करते हैं, प्रोटियोमिक्स को यूज कर रहे हैं, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटियोम, इट इज डायनेमिक, कंटिन्यूअसली चेंजिंग होता है बेस्ड ऑन द फैक्टर्स। अभी हमने पढ़ा ये टिश्यू स्पेसिफिक है, टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि टाइम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो प्रोटीन एक्सप्रेस किए गए हैं उसको ही स्टडी कर रहे हैं ना प्रोटियोम में। सो इट इज टाइम डिपेंडेंट, डिजीज डिपेंडेंट, एनवायरमेंटल डिपेंडेंट, अभी हमने डिस्कस किया। एंड इट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एक्चुअल सेलुलर प्रोसेसेस को ये डिफाइन करता है, इसलिए इट रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। एंड अभी बोला एक जीन मल्टीपल प्रोटीन्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, तो इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ प्रोटीन वेरिएंट्स, अगर प्रोटियोम की बात करें तो। ओके चलिए, सो आई बिलीव ये भी पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, विच इज क्वाइट इजी, हमने अभी वो डिस्कस कर ही लिया है। तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए, आरएनए, फिर उसके बाद एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन्स बनेंगे जो कि सेल्यूलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे और एक फॉरेंसिक बायोमार्कर की तरह भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट प्रोटियोमिक्स, हम प्रोटियोमिक्स में क्या पढ़ते हैं, अभी ये जो स्ट्रक्चर है हमने अभी पढ़ा था पिछले डायग्राम में, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं डिफाइन कर देती हूँ इसको एक बार और, लेकिन आप आई होप ये अब समझ में आ गया होगा, राइट? सो अंडर प्रोटियोमिक्स, प्रोटियोमिक्स स्टडीज द फाइनल फंक्शनल प्रोडक्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन विच इज प्रोटीन, right? So the final functional product of gene expression rather than the genetic code alone, this defines it so well, okay? अगर हम प्रोटियोमिक्स के बारे में बात करते हैं तो प्रोटियोमिक्स के अंडर हम फाइनल फंक्शनल प्रोडक्ट्स पढ़ने वाले हैं जीन एक्सप्रेशन का, विच इज प्रोटीन, ठीक है, एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन rather than the genetic code alone। DNA analysis में we are more focusing towards the genetic code, but if we talk about proteomics, हम फाइनल फंक्शनल प्रोडक्ट जो कि प्रोटीन है उसको स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं। आपको समझ में आया? ये डायग्राम हमने अभी इससे पहले वाले स्टेज में भी डिस्कस हम कर चुके हैं। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी हमें, ठीक है? चलिए अब भाई ठीक है, जीन एक्सप्रेशन आप नहीं पढ़ रहे हो अकेले, जीन जो है जेनेटिक कोड आप नहीं पढ़ रहे हो, तो जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स में क्या डिफरेंस है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कभी भी कहीं पर भी, क्या डिफरेंस है। तो यदि आप जीनोमिक्स की बात करते हैं तो जीनोमिक्स में हम स्टडी करते हैं किसको, डीएनए को, ठीक है, ऑलराइट। और डीएनए जो है वो स्टेबल है, अभी हमने बात की है ना। अगर जीनोमिक्स के बारे में बात करते हैं तो जो गिवन सेट ऑफ जीन है भाई वो स्पेसिफिक है, राइट? सो इट इज रिलेटिवली स्टेबल। लेकिन अगर हम प्रोटियोमिक्स की बात करते हैं जहां पे हम प्रोटीन्स को स्टडी कर रहे हैं, तो ये डायनेमिक है, डिपेंड्स ऑन टाइम, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अभी हमने बात की, राइट? इफ वी टॉक अबाउट जीनोमिक्स, इट प्रिडिक्ट्स पोटेंशियल फंक्शंस, बिकॉज भाई ये तो ब्लूप्रिंट है ना, तो ये पोटेंशियल फंक्शन को प्रिडिक्ट करता है, लेकिन एक्चुअल फंक्शन क्या है, कैसा हो रहा है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करता है आपका प्रोटियोमिक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ रिमेंबर, अगर हम सेल्स के बारे में बात करें तो आपको सेम जीनोम मिलेगा, लेकिन प्रोटियोम्स जो है डिफरेंट, जो प्रोटीन एक्सप्रेशन, जो प्रोटीन्स एक्सप्रेस करती है कोई भी सेल या जीन, सॉरी कोई भी सेल या टिश्यू, वो डिफरेंट होती है डिफरेंट टिश्यूज में, याद रखिएगा, ओके? सेल्यूलर एक्टिविटी से संबंधित इंफॉर्मेशन आपको जीनोमिक्स में लिमिटेड मिलेगी, लेकिन रियल फिजियोलॉजिकल स्टेट आपको प्रोटियोमिक्स के द्वारा समझ में आ जाएगा।
ओके, सो दिस वाज क्वाइट सिंपल। आई नो माय चैंपियंस आर वेरी वेल वर्स्ड। अभी 28 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी मेरे साथ। मुझे लगता है कि आपको समझ में आता है चीजें। अब आपको ये ऐसी टाइप की कुछ सिंपल चीजें जो है उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता होगा, राइट? बट ये अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप डेफिनेटली हर बार की तरह अपने टीचर से पूछ सकते हैं, विच इज मी। ओके, तो आप डेफिनेटली कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो, ठीक है? चलिए अब जान लेते हैं कि प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेंसिक साइंसेस में, राइट? तो अगर हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, सो प्रोटीन सर्व एज, कैसे किस किस तरीके से प्रोटीन सर्व करता है? एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, है ना, एज एन एंजाइम, as hormones, as transport molecules, as antibodies, as cell receptors and as biomarkers। इतने सारे functions हैं आपके प्रोटीन के, आप समझिए, राइट? इफ यू टॉक अबाउट प्रोटीन, कोलेजन, केराटिन जैसे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स भी आर प्रोटीन्स, राइट? एंजाइम्स की बात करें, हार्मोन्स की बात करें, राइट, विच आर द केमिकल मैसेंजर्स, तो ये भी प्रोटीन है। ट्रांसपोर्ट, इसीलिए हार्मोन्स को इसीलिए आप प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल के कैटेगरी में रख रहे हो, ठीक है? देन एंटीबॉडीज भी हैं, सेल रिसेप्टर्स भी हैं। बाय अब Cas9 की हम जब बात कर रहे थे तो वो प्रोटीन ही तो है विच एक्ट्स एज एन एंजाइम, राइट? ये हमने पढ़ा था, राइट? तो प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल की तरह भी काम कर रहा है, एंटीबॉडी की तरह भी काम कर रहा है, सेल रिसेप्टर और बायोमार्कर की तरह भी काम करता है। यहाँ पे हम फंक्शन के साथ एग्जांपल देखेंगे। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज आप इस चार्ट को या तो कहीं नोट कर लीजिए या तो याद कर लीजिए यहीं से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अगर हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात करें तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन जैसे कोलेजन है, इलास्टिन है, केराटिन है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं? इनका काम क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करना। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्टोरेज प्रोटीन जो है, डेफिनेट सी बात है, वो स्टोरेज प्रोवाइड करेगा, है ना? जैसे ओवेल्ब्यूमिन है, केसिन है, सो दीज आर स्टोरेज प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की अगर आप बात करें, हीमोग्लोबिन है, ठीक है, अदर सबस्ट्रेट को ट्रांसपोर्ट करता है। गैशियस एक्सचेंज में हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा रोल है, राइट, विच इज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। हार्मोनल प्रोटीन की बात करें, इंसुलिन है, राइट? अगर आप रिसेप्टर प्रोटीन्स की बात करें तो जो प्रोटीन्स नर्व ट्रांसमिट रूट में रिसेप्टर्स का काम करते हैं वो दे आर रिसेप्टर प्रोटीन्स, ठीक है? वो सेल के रिस्पॉन्स को रिसेप्ट करते हैं टू द केमिकल स्टिमुलाई, राइट? इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, तो ये मूवमेंट सपोर्ट करते हैं। एक्टिन, मायोसिन आपके मसल में होते हैं। डिफेंसिव प्रोटीन्स एंटीबॉडीज होते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, राइट? तो ये प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। एंजाइमेटिक प्रोटीन की अगर आप बात करें, एटीपीएज, ट्रिप्सिन, जीएपीडीएच, राइट? सो ये क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शंस को एक्सेलरेट करने का काम करते हैं। सो दीज आर वेरियस फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। तो आप समझिए फंक्शन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब आपको इतने सारे फंक्शन प्रोटीन अगर परफॉर्म कर रहा है तो उतनी ही डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी से एसोसिएटेड डेटा भी आपके पास आ जाता है टू सपोर्ट योर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। समझ में आया? Right now, because protein composition varies among tissue and body fluid, protein profiles can identify the origin of forensic sample। अभी इसको मैं समझाती हूँ आपको। देखिए क्या है, अभी हमने बात की कि टिश्यूज, अभी हम जब कंपैरिजन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि टिश्यूज जो है, टिश्यू बाय टिश्यू जो आपकी प्रोटियोमिक्स है वो डिफर करती है। हर टिश्यू का प्रोटियोमिक्स अलग, प्रोटियोम जो है वो अलग होता है, लेकिन जीनोम नहीं होता है, राइट? तो क्योंकि हर टिश्यू का अपना एक प्रोटियोम होता है, इसीलिए जो आपका प्रोटीन प्रोफाइल है वो कहाँ से ओरिजिनेटेड है वो आप इजीली पता लगा सकते हो फॉरेंसिक सैंपल्स में से, बिकॉज हर टिश्यू का अपना एक प्रोटियोम होता है। अभी हमने बात की है, राइट? चलिए, सो आई बिलीव ये भी क्लियर हो गया है, ठीक है? नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मेजर एडवांटेजेस, अभी तक हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से इसको रिकॉल कर देते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम। हाँ, इट डिटेक्ट्स हाईली डिग्रेडेड सैंपल्स, ओल्ड स्केलेटल रिमेन्स में काम आता है, बर्न बॉडीज जो हैं उनमें काम आता है, टिश्यू ऑफ ओरिजिन को डिटेक्ट कर लेता है, बॉडी फ्लूइड डिटेक्ट करता है, स्पीशीज के आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है, बायोलॉजिकल सेक्स एस्टिमेशन में मदद करता है, पोस्टमार्टम इंटरवल पीएमआई में को एस्टिमेट करने में मदद करता है, डीएनए फाइंडिंग्स को सपोर्ट करता है, एंड इट कैन ऑल्सो रिवील डिसीजेस एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, बिकॉज डिजीज और फिजियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से आपका प्रोटीन एक्सप्रेशन बदल जाता है, राइट? तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर हम फॉरेंसिक प्रोटियोमिक्स के बारे में बात करते हैं तो फॉरेंसिक प्रोटियोमिक्स के माध्यम से जो आपके डिग्रेडेड सैंपल्स होते हैं या बर्न सैंपल्स होते हैं, बहुत पुराने सैंपल्स होते हैं,
उनका भी आप यूज कर सकते हो अपने इन्वेस्टिगेशन में, राइट? ओके, चलिए, आई बिलीव ये चीजें क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल सैंपल जो यूज किए जाते हैं फॉरेंसिक प्रोटियोमिक्स में, वो सिंपल है, यही हमने अभी इससे पहले बायोलॉजिकल सैंपल्स जब पढ़े तब पढ़ा है, राइट? ब्लड, सीमेन, सलाइवा, यूरिन, वेजाइनल सीक्रेशन, स्वेट, हेयर, नेल, स्किन, बोन, टीथ, मसल। आई बिलीव ये अब आपको इतने अच्छे से याद हो गया होगा कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आपने मन लगा के सारे वीडियो लेक्चर्स सुने। अगर आप स्किप करते गए हैं वीडियोस को, देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, राइट? बट अगर आपने ध्यान से सब पढ़ा है तो ये चीजें अब आपको कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पा रहे हो, आपको लग रहा होगा कि नहीं मुझे सिलेबस समझ में आ गया है, राइट? प्लीज लेट मी नो अगर आपको ऐसा लग रहा है। कहीं पर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, लेकिन प्लीज बताइए कि क्या आपको अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, आई नो द सिलेबस, आई अंडरस्टैंड द सिलेबस। अगर लग रहा है देन वी आर इन द राइट डायरेक्शन, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटियोमिक एनालिसिस, भाई कैसे करते हैं, स्टेप्स होंगे, ठीक है? तो ये स्टेप्स जो हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। आप इन्हें फ्लो चार्ट के फॉर्म में या एक सर्कुलर डायग्राम के फॉर्म में भी अपने पास रख सकते हैं, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले तो भाई बायोलॉजिकल जो एविडेंस है उसको हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है? उसमें से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उस प्रोटीन को अगर कोई कंटेमिनेशन है तो उसको प्यूरिफाई करेंगे, बिकॉज हमको प्रोटीन चाहिए, है ना? हमारा पूरा डेटा प्रोटीन पर बेस्ड है। सो नंबर वन इज कलेक्शन। पहले हम बायोलॉजिकल सैंपल्स का कलेक्शन करेंगे, ये सीक्वेंस भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर हम प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन करेंगे, फिर प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन होगा, ठीक है? उसके बाद प्रोटीन का डाइजेशन होगा ट्रिप्सिन का इस्तेमाल करके। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ट्रिप्सिन को हम यूज करते हैं प्रोटीन डाइजेशन के लिए। आफ्टर द प्रोटीन डाइजेशन हम जो पेप्टाइड्स हैं उनको सेपरेट करते हैं बाय लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है? और आप लोग मुझे बताएंगे कि पेप्टाइड और प्रोटीन में क्या अंतर है, सब लोग बताएंगे। पेप्टाइड और प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स में क्या डिफरेंस है? ये बहुत बेसिक सा सवाल है और इसलिए मैं यहाँ पे जानबूझकर आपको पेप्टाइड नहीं बता रही हूँ कि भाई पेप्टाइड क्या होता है, बिकॉज जब हम प्रोटीन डाइजेशन कह रहे हैं तो पेप्टाइड आपको समझ में आना चाहिए क्या होता है, आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे, राइट? तो पहले हमने बायोलॉजिकल एविडेंस को कलेक्ट किया, उसमें से प्रोटीन सैंपल को एक्सट्रैक्ट किया, फिर प्रोटीन सैंपल को हमने प्यूरिफाई किया, प्यूरिफिकेशन किया उसका, उसके बाद प्रोटीन डाइजेशन जिसमें सामान्यतः हम ट्रिप्सिन का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो पेप्टाइड्स हमको मिलेंगे उनका सेपरेशन करेंगे बाय यूजिंग लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद डिटेक्ट करेंगे उन पेप्टाइड्स को बाय टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एलसीएमएस या मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक के द्वारा। देन उसके ऊपर उस पर जो इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स पर बेस्ड, ठीक है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास डेटाबेस प्रेजेंट होगा प्रोटीन से एसोसिएटेड वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में रहेगा, राइट? सो उस डेटाबेस के आधार पर हम प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसके बाद उसको इंटरप्रेट कर देंगे, ठीक है? हमको समझ में आ गया अच्छे से ये बात, ठीक है? अब देखिए, अगर हम प्रेजेंट डे प्रोटियोमिक्स के बारे में बात करते हैं तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री या एलसीएमएस में बहुत डिपेंडेंट है, क्योंकि हमको सेंसिटिव आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है। सेंसिटिव आइडेंटिफिकेशन का मतलब एररलेस, ठीक है? बहुत छोटे छोटे से भी डिफरेंसेस अगर हैं तो वो भी आपको आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हो, राइट? चलिए, अब हम बात करते हैं टेक्निक्स की। देखिए, ये बहुत बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मैं जितना बताऊं वो उतना कम है, ये टेक्निक्स, क्योंकि आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? द वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए हम अभी इसे बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे, इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है? बहुत बार सवाल पूछा जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से संबंधित सारा अपैरेटस, सब कुछ, सब हर चीज सब लोग बता देते हैं, लेकिन बेसिक अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाता है तो वहां पे आप फेल कर जाते हो। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो प्रोटीन को सेपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आया आपको? ये सेटअप दिखाया गया है यहाँ पे इमेज के माध्यम से, ठीक है? तो यहाँ पे हमने सैंपल लिया हुआ है, फिर वही जो प्रोसेसेस अभी हमने पढ़ी, ठीक है? फिर सैंपल जो है उससे हम प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन होगा, ठीक है? उसके बाद डाइजेशन होगा, वो सेम पूरी प्रोसेस यहाँ पे लगेगी, राइट? सो अगर हम बात करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो ये प्रोटीन को सेपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है? एसडीएस पेज जो है वो एक ऐसा ही एग्जाम्पल है, ठीक है? अब एक और बहुत बेसिक टेक्निक जो यूज होती है विच इज 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम एसडीएस पेज को भी यूज करते हैं सेकंड स्टेप में, उसको भी अभी ध्यान से पढ़ते हैं हम, ठीक है? ओके, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एसडीएस इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रही है 2D का, ठीक है? और ये आपका फर्स्ट फेज है, उसको भी अभी हम पढ़ेंगे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे प्रोटीन को सेपरेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए।
ओके, ऑलराइट। अगर हम 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात करें, जैसे 2DE कहते हैं, ठीक है, तो ये प्रोटीन की प्रोफाइलिंग में, प्रोटीन के प्यूरिफिकेशन में और कंपैरेटिव प्रोटीन एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करने में और इंटरप्रेट करने में काम आता है। अब इसको हम समझेंगे, 2DE को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट 2DE, इट इज 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज ध्यान से समझेंगे, जहां नहीं समझ में आएगा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, ये प्रोटीन को दो डायमेंशंस में आपके सेपरेट करती है, ठीक है। क्या करती है? प्रोटीन को दो डायमेंशंस में सेपरेट करती है, इसीलिए 2D कहा है, ठीक है, ऑलराइट। कौन कौन से टू डायमेंशंस होंगे ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट डायमेंशन है वो किस पर बेस्ड रहता है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसको आप PIB कहते हो, ठीक है, ऑलराइट। सो इफ वी टॉक अबाउट दिस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, याद रखेंगे कि ये एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू है, एक्चुअली में जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है ना, दिस इज द स्पेसिफिक, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, स्पेसिफिक पीएच वैल्यू वेयर अ मॉलिक्यूल, यहां पे आप प्रोटीन समझ सकते हो, राइट, कैरीज नो नेट चार्ज। ओवरऑल नेट चार्ज कुछ भी नहीं रहेगा जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, वो वाली पीएच वैल्यू, जिस पीएच वैल्यू में जो आपका मॉलिक्यूल है, जैसे इस केस में आप प्रोटीन ले लो या हम अमाइनो एसिड्स भी कह सकते हैं, राइट। तो आपका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो आपका वो स्पेसिफिक पीएच वैल्यू है जहां पे जो मॉलिक्यूल है उसके पास कोई भी नेट चार्ज नहीं होता, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पेज में आपका जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है वो बैलेंस आउट हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि आप कोई भी चार्ज नहीं है तो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं करेगा, ओके, इस पॉइंट पे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे, समझ में आया आपको? ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, रिमेंबर दैट 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो एक प्रोटीन सेपरेशन टेक्निक है जहां पे दो डायमेंशंस में सेपरेशन होता है, दो सीक्वेंसेस आप कह सकते हो। एक जो है वो बेस्ड ऑन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, वो स्पेसिफिक पीएच वैल्यू जहां पे मॉलिक्यूल के पास कोई भी नेट चार्ज नहीं होता, जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका मॉलिक्यूल कोई एक्टिविटी शो नहीं कर, मूवमेंट शो नहीं करेगा, राइट। सो ये एक हो गया आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, और दूसरा तो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर मास, वो तो आपको पता ही है, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट दिस 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फर्स्ट डायमेंशन या फर्स्ट फेज में क्या होगा, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग होगी, यानी प्रोटीन जो है वो आपके पीएच ग्रेडियंट के थ्रू माइग्रेट करेंगे जब तक वो अपने आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते, जब मतलब जब तक जो नेट चार्ज है वो जीरो नहीं हो जाता। तो भाई सबका अलग अलग होगा, हर मॉलिक्यूल का अपना एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा और उसके बेसिस पर सेपरेशन हो जाएगा, राइट, उसके बेसिस पे फोकस हो जाएगा प्रोटीन, राइट। सेकेंड डायमेंशन में क्या होगा कि जो ये फोकस प्रोटीन है उसको फिर मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर सेपरेट कर दिया जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं करेगा, आप समझिएगा, ठीक है। देखो अगर आपने उसको आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग की, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग मतलब उसको ऐसे पेज पे लेकर आए जहां पर उसका नेट चार्ज जीरो हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट नहीं शो करेगा, आप समझिएगा इस बात को, ठीक है। ओवरऑल जो आपका नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया, तो प्रोटीन माइग्रेट करके उस पेज ग्रेडियंट तक पहुंच जाएंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, देन ये जो फोकस प्रोटीन है इनको मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर सेपरेट किया जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। तो देखो होगा क्या, जो स्मॉलर प्रोटीन्स होंगे वो जल्दी माइग्रेट कर जाएंगे जेल के थ्रू, ठीक है, जो आपके लार्जर होंगे उनको थोड़ा टाइम लगेगा, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो 2D जेल में हर अलग अलग जो प्रोटीन है वो डिस्टिंक्ट स्पॉट की तरह दिखाई देता है, आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हो अलग अलग स्पॉट्स देख रहे हैं अपन को यहाँ पे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। आई बिलीव कि ये चीजें हमको समझ में आ गई, ओके, ऑलराइट। अब इसका फंक्शन क्या है इसको समझ लेते हैं कि आप अगर हम इस मेथड का यूज करें, सो इट कैन सेपरेट थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन साइमल्टेनियसली, ओके, ऑलराइट। ये प्रोटीन्स को डिफरेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और मॉलिक्यूलर मासेस पे सेपरेट आउट करता है, तो बहुत स्पेसिफिक भी है, ओके। इट अलाउज द विजुअलाइजेशन एंड कंपैरिजन ऑफ प्रोटीन एक्सप्रेशन पैटर्न्स एंड द प्रोटीन स्पॉट्स कैन बी एक्साइज्ड एंड आइडेंटिफाइड यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद अगर आपको प्रोटीन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना है तो आप
किस प्रोसेस के लिए जाओगे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो आई बिलीव ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला कंपोनेंट हमको बहुत अच्छे से समझ आ गया, राइट। लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट टेक्निक्स, द लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। देखिए लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का काम बहुत सिंपल सा है, ठीक है। ये पेप्टाइड मिक्सचर को सेपरेट करती है मास स्पेक्ट्रोमेट्री से पहले। आप ऐसे समझ लीजिए, डाइजेशन के बाद पेप्टाइड मिक्सचर आएगा, तो पेप्टाइड मिक्सचर को सेपरेट करना मास स्पेक्ट्रोमेट्री से पहले वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का काम है, ठीक है। अगर एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो सेंसिटिविटी बहुत शो करता है, बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाता है क्योंकि पेप्टाइड मिक्सचर सेपरेट हो जाते हैं पहले से ही, एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स वेरी हाई रेजोल्यूशन। ओके नाउ, ओके मैम, ये तो समझ में आ गया कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वो पेप्टाइड को सेपरेट कर देती है मास स्पेक्ट्रोमेट्री से पहले, बट मैम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होगा, ये भी तो समझना है ना, राइट। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है, इसमें आप एक्यूरेटली बहुत ढेर सारे प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो फ्रॉम अ सिंगल सैंपल। यू कैन आइडेंटिफाई थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम द गिवन सैंपल, राइट। तो देखिए क्या है, प्रोटीन आपके पास रहेगा, पेप्टाइड्स, प्रोटीन डाइजेस्ट होकर पेप्टाइड्स बनाएगा, उसके बाद आयोनाइजेशन होगा। ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज मेजरमेंट आप प्रोटीन को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है। ऑलराइट, ये आयोनाइजेशन होगा, यहाँ पे दिख रहा है वेपराइजर, उसके बाद आयोनाइजर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीलरेटर, वेलोसिटी एक्सीलरेटर, ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो, ठीक है, प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए, माल्डिटॉफ एमएस या ईएसआई एमएस, ये डिफरेंट टाइप के मास स्पेक्ट्रोमीटर्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। आप देख सकते हैं इनके सबके अपने अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, उस डिटेल में हम अभी यहाँ से नहीं जाएंगे, ओके ऑलराइट। चलिए, सो आई बिलीव ये भी चीज हमें क्लियर हो गई है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास अलग अलग सैंपल्स हैं तो कैसे आपको फंक्शन करना है, ठीक है। ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये जो सैंपल्स हैं, जैसे आपके पास टिश्यू बॉडी फ्लूइड्स हैं, या आपके पास सेल्स हैं, या आपके पास एनिमल सैंपल्स हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो क्या होगा, तो सबसे पहले इनका क्या बनाया जाएगा, प्रोटीन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ऑलराइट, फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाया जाएगा, पेप्टाइड्स बनेंगे, ठीक है। ऑलराइट, और फिर जो पेप्टाइड्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा एमएस के द्वारा। अलग अलग स्पेक्ट्रोमीटर्स इसमें यूज किए जा सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, हम इसको समझते हैं। देखिए, अगर टिश्यू और बॉडी फ्लूइड है, यहाँ ध्यान से समझेंगे, तो टिश्यू और बॉडी फ्लूइड अगर आपके पास है तो आप उनका भी 2D जेल प्रोटीन स्टेनिंग कर सकते हो। 2D अभी हमने पढ़ा, प्रोटीन एक्सट्रैक्ट बनेगा, फिर प्रोटीन लेबलिंग होगी, फिर प्रोटीन का सेपरेशन होगा, पेप्टाइड एक्सट्रैक्शन, और उसके बाद मास स्पेक्ट्रोमेट्री। एंड अगर आप देखो, हर जगह आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री दिख रही है, बिकॉज यहाँ से प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी हो जाता है मास टू चार्ज रेशियो से, ठीक है। डिफरेंशियल मास स्पेक्ट्रोमेट्री की अगर आप बात करें तो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट रहेगा, प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, फिर पेप्टाइड का सेपरेशन, और फिर से स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। आइसोटोप लेबलिंग में आपने टैग किया, फिर प्रोटीन एक्सट्रैक्ट बना, प्रोटीन लेबल होगा, डाइजेस्ट होगा, पेप्टाइड लेबलिंग होगी, और उसके बाद फिर पेप्टाइड का सेपरेशन, मास स्पेक्ट्रोमेट्री होगी, ठीक है। अगर आपके पास स्पाइकिंग स्टैंडर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी प्रोटीन एक्सट्रैक्ट, प्रोटीन डाइजेशन होगा, उसके बाद स्पाइकिंग लेबल्ड पेप्टाइड्स आपके पास आ जाएंगे, पेप्टाइड्स का सेपरेशन होगा, अगेन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। तो अगर आपको रिलेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए, रिलेटिव क्वांटाइजेशन के लिए ये 3 मेथड्स हैं आपके पास, 2D जेल प्रोटीन स्टेनिंग, डिफरेंशियल एलसीएमएस या आइसोटोप लेबलिंग, और एब्सोल्यूट क्वांटाइजेशन के लिए स्पाइकिंग स्टैंडर्ड्स यूज किए जाते हैं, ओके ऑलराइट। तो आई बिलीव कि ये जो चार्ट है ये आपको क्लियरली हेल्प करता है समझने में इस पूरे प्रोसेस को जो अभी तक हमने पढ़ा है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से कवर कर लेंगे। आई नो कि टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, आप प्लीज प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज फॉर इट, बिकॉज बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैम अगर सेशन 40 मिनट्स का होगा तो डेटा कंजम्पशन थोड़ा कम होता है। आई अंडरस्टैंड, बट ये चीज हमें आज कवर करनी जरूरी है, इसलिए आई एम टेकिंग टाइम, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोटियोमिक्स। तो सबसे पहले आपका एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स, स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स, फंक्शनल, इसके बाद डायग्नोस्टिक प्रोटियोमिक्स आएगा, एंड द फॉरेंसिक प्रोटियोमिक्स, ठीक है। ये 5 डिफरेंट मेजर टाइप्स हैं अगर आप प्रोटियोमिक्स को समझना चाहो तो। इसमें हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो अगर एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स की आप बात करोगे तो डेफिनेट बात है कि एक्सप्रेशन को स्टडी करने वाला है, किसके एक्सप्रेशन को, प्रोटीन एक्सप्रेशन को अंडर डिफरेंट बायोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है। तो प्रोटीन एक्सप्रेशन में जो अलग अलग प्रकार का अंतर आता है अलग अलग बायोलॉजिकल कंडीशंस में,
उसको स्टडी किया जाता है अंडर एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स, और इसीलिए इसे आप डिजीज डायग्नोसिस, ट्रॉमा असेसमेंट या बायोमार्कर डिस्कवरी के लिए यूज करते हो। ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स डेफिनेटली प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करेगा, तो ड्रग डिजाइन या फंक्शनल कैरेक्टराइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फंक्शनल जो है वो प्रोटीन इंटरेक्शन और सिग्नलिंग पाथवे, प्रोटीन का फंक्शन स्टडी करेगा, राइट। अगर आपको प्रोटीन का फंक्शन जानना है तो आपको फंक्शनल प्रोटियोमिक्स में जाना है, स्ट्रक्चर जानना है तो स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स में, वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है अलग अलग बायोलॉजिकल कंडीशंस में, तो एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स में जाना है, राइट। तो अगर हमें सेलुलर मैकेनिज्म या डिजीज पाथवे को समझना है तो फंक्शन समझना पड़ेगा प्रोटीन का, तो हम फंक्शनल प्रोटियोमिक्स में जाएंगे। जब हमें डायग्नोज करना है किसी चीज को, राइट, तो हम प्रोटीन बायोमार्कर्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो किसी स्पेसिफिक डिजीज या पैथोलॉजिकल कंडीशन से एसोसिएटेड जो बायोमार्कर्स हैं, जब आप उनको स्टडी करते हो तो वो डायग्नोस्टिक प्रोटियोमिक्स के अंदर आता है, जैसे कैंसर या न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स या इन्फेक्शियस डिजीजेस या किसी प्रकार की फॉरेंसिक पैथोलॉजी में जो हम प्रोटीन बायोमार्कर्स को स्टडी करते हैं, दैट कम्स अंडर डायग्नोस्टिक प्रोटियोमिक्स। और फॉरेंसिक प्रोटियोमिक्स की अगर आप बात करते हैं, तो जब आप प्रोटीन एनालिसिस को बॉडी फ्लूइड, ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन या स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन या आप पीएमआई के एस्टिमेशन के लिए या सेक्स एस्टिमेशन या टिश्यू आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो दैट कम्स अंडर फॉरेंसिक प्रोटियोमिक्स। आई बिलीव ये बहुत सिंपल था और ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बहुत जल्दी से हम प्रोटीन बायोमार्कर्स को पढ़ेंगे। आई वांट यू ऑल टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, नोट्स में भी दो ये अवेलेबल है, लेकिन ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बायोमार्कर्स कहाँ से यूज किए जाते हैं, क्या सोर्स है और फॉरेंसिक एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, हीमोग्लोबिन और ग्लाइकोफोरिन ए की अगर आप बात करें, ये आपको ब्लड से मिलता है। ये ब्लड आइडेंटिफिकेशन, और ग्लाइकोफोरिन ए जो है वो ह्यूमन ब्लड आइडेंटिफिकेशन में काम आता है। अगर पीएसए की बात करें, ये सीमेन हम पढ़ चुके हैं, सेमेनोजेलिन भी जो है वो सीमेन में हम पढ़ चुके हैं, सेक्सुअल असॉल्ट इन्वेस्टिगेशन या सेमिनल फ्लूइड के कंफर्मेशन में काम आता है। सलाइवरी अल्फा माइलेज आपको सलाइवा से मिलेगा, स्टैथरिन सलाइवा से मिलेगा, हिस्टैटिन जो है वो भी सलाइवा से मिलेगा, और ये सलाइवा आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन सलाइवा डिटेक्शन के लिए हिस्टैटिन यूज किया जाता है, स्टैटिन एज अ बायोमार्कर, याद रखेंगे। ठीक है, यूरोमोड्यूलिन की अगर हम बात करें, ये यूरिन से मिलता है, इसका नाम याद करना है, टाइम हॉर्सफॉल प्रोटीन। ये यूरिन के आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। साइटोकैरेटिन स्किन के आइडेंटिफिकेशन में, केराटिन हेयर, ऑस्टियोकैल्सिन जो है वो बोन के आपके आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। ठीक है, कोलेजन टाइप 1 जो है वो ह्यूमन स्केलेटल रिमेन्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ट्रोपोनिन जो है वो हार्ट यानी कार्डियक इंजरी है अगर तो इस्तेमाल होता है। GFAP जो है वो ब्रेन इंजरी अगर है तो इस्तेमाल होता है। मायोग्लोबिन जो है वो स्केलेटल मसल से पाया जाता है, तो मस्कुलर इंजरी को डिफाइन करता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, मैं आपको जितना भी समझा दूं, बट यू नीड टू लर्न द नेम ऑफ द बायोमार्कर्स, याद रखिएगा, ये दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब टिश्यू स्पेसिफिक अभी हम बात कर चुके हैं। ब्रेन के लिए GFAP इंजरी है तो भी, हार्ट के लिए ट्रोपोनिन, लिवर के लिए एल्ब्यूमिन, मसल के लिए मायोग्लोबिन, बोन के लिए ओस्टियोकैल्सिन, स्किन के लिए साइटोकैरेटिन अभी हमने बात की, हेयर के लिए कैरेटिन एंड टीथ के लिए कोलेजन। ये बायोमार्कर्स याद रखने हैं आपको। ठीक है, देन द प्रोटीन बायोमार्कर्स विच आर यूज्ड इन ट्रॉमा इन्वेस्टिगेशंस विच इज VIMP, ये पता होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो देखिए, सबसे पहली बात, ब्रेन इंजरी है अगर तो हम GFAP को देखेंगे। ओके, अगर कार्डियक इंजरी है, ठीक है, किसी भी प्रकार की इंजरी रिलेटेड टू द हार्ट कार्डियक है अगर, तो हम ट्रोपोनिन को देखेंगे। मसल इंजरी है तो मायोग्लोबिन, अभी हमने यही डिस्कस किया है। और बोन फ्रैक्चर है तो ओस्टियोकैल्सिन को हम एज अ बायोमार्कर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रॉमा इन्वेस्टिगेशन में यूज होने वाले बायोमार्कर जो हैं उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है सिमिलर पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में, तो ये भी आपको याद करना है। ओके, and now the emerging biomarkers in the forensic proteomics, तो genetically variant peptides, GVPs, very very important, आप इसे बताएंगे मुझे। I want all of you all to answer। एक तो पेप्टाइड वाला क्वेश्चन है, what do you know by GVPs, ये आपको मुझे बताना है। I want you to research on this, this is important। okay, then bone collagen peptides, hair keratin peptide profiles, glycoprotein biomarkers, phosphoproteins, extracellular vesicle proteins, exosomal proteins, ये सारे जो हैं ये emerging biomarkers हैं, इनका अभी इस्तेमाल किया जाना शुरू किया जा रहा है फोरेंसिक प्रोटियोमिक्स में। ओके,
चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लिमिटेशंस, क्योंकि लिमिटेशंस तो होंगी ही, राइट। तो इंस्ट्रूमेंटेशन कॉस्ट बहुत हाई है, एडवांस मास स्पेक्ट्रोमेट्री की आवश्यकता पड़ती है, डेटा एनालिसिस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ये हर अभी हमने देखा हर एक मेथड में मास स्पेक्ट्रोमेट्री की आवश्यकता है, राइट। सो एडवांस मास स्पेक्ट्रोमेट्री की आवश्यकता है, कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, यूनिवर्सल फॉरेंसिक प्रोटीन डेटाबेस अभी भी उतना वेल डिफाइंड नहीं है, राइट। अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन है तो प्रोटीन डिग्रेड भी हो जाता है, एंड द प्रोटोकॉल्स नीड मोर स्टैंडर्डाइजेशन. Okay, so I believe we are very very clear with the limitations. Let us now move to the next topic, which is the organizational structure of forensic science laboratories in India. Okay, देखिए, आई हैव ट्राइड टू गिव इन यू एन ओवरव्यू ऑफ दिस टॉपिक, जहां पे जितना इंपॉर्टेंट डेटा है वो पूरा डेटा हम कवर करने वाले हैं टेब्यूलेटेड फॉर्म में, और मैं चाहती हूँ कि ये टॉपिक आप टेब्यूलेटेड फॉर्म में ही पढ़ो, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको ये पूछा गया, अगर सिलेबस देखो कि भाई कैसा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज जो है आपके भारत में वो किस प्रकार है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। देखो, एक बात समझो कि किसी भी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को आपको पढ़ना हो तो उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ो, ताकि उसकी हायरार्की आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले सो द फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज इन इंडिया आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज के बारे में बात कर रहे हैं, सो सबसे पहले अगर आप देखो, द गवर्निंग बॉडी इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA, ठीक है। ऑलराइट, अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है द डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज, DFSS, ओके। ऑलराइट, सबसे पहले टॉप हायरार्की अगर आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज, DFSS, ठीक है। अब डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज के अंडर में आप देखेंगे सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज है, अभी हम पढ़ेंगे बहुत सारी, ठीक है। उसके साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंसेज, NICFS है, एंड द गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, GEQD भी एसोसिएटेड है, ओके। अब अगर आप CFSL के बारे में बात करोगे, NICFS के बारे में बात करोगे, तो इसके बहुत सारे अलग अलग डिवीजन है, बायोलॉजी डिवीजन, केमिस्ट्री, DNA, साइबर, बैलिस्टिक्स, ये सारे डिवीजन है, ठीक है। ये सेंट्रल लेवल की अभी हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद अगर सेंट्रल लेवल पे बात करें तो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, CFSLs, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंसेज, NICFS, एंड द गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, GEQD, ये आपको सेंट्रल लेवल पे मिलेंगे और इनके अलग अलग डिविजन्स हैं, ठीक है। इसके बाद जब आप स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे आते हो, होम मिनिस्ट्री के अगेन, स्टेट गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री के अंडर, तो आपको स्टेट फॉरेंसिक लैब्स मिलेंगी, रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब्स मिलेंगी, और डिस्ट्रिक्ट फॉरेंसिक साइंस लैब मिलेंगी, और इसके अलावा आपको लोकल फॉरेंसिक यूनिट्स मिलेंगी, जहाँ पे छोटी छोटी मोबाइल यूनिट्स है जो क्राइम टीम्स के साथ मूव करते हैं, जहाँ पे भी क्राइम सीन्स होंगे वहां पे। आपको ये समझ में आ गया पूरी हायरार्की। अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो नेशनल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके अंडर है डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज, जिसके अंडर नेशनल लेवल पे सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, CFSL, सेंट्रल लेवल पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंसेज, NICFS, एंड द गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, GEQD आपको मिलेगा, ओके। फिर स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब्स, रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब्स, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी लैब्स होंगी, और साथ साथ में लोकल मोबाइल यूनिट्स भी होंगी, ठीक है। चलिए, आई बिलीव ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करते हैं। अभी हमने DFSS के बारे में बात की है, राइट, द डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज, राइट। तो अगर आप DFSS की बात करो, ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि ये आपको सिर्फ समझ के बन जाए तो नहीं, ये समझ के नहीं बनेगा, आपको इसे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसको आपको थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा। ये लर्न वर्दी है, ठीक है। ये नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, बट यहाँ से आपको उसको याद करना है, राइट। सो DFSS जो है वो 2002 में स्टैब्लिश किया गया, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, राइट। करंट डायरेक्टर जो है, ये टू द बेस्ट हमने कोशिश की है, बट अगर कहीं पे आपको कोई एरर नजर आती है तो प्लीज आप लोकेट कीजिएगा, ओके। विल ट्राई टू चेंज इट, वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि कहीं पर कोई एरर ना हो, बट फिर भी, ओके। सो DFSS 2002 में स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। करंट डायरेक्टर हेड की अगर आप बात करेंगे तो डॉक्टर SK शुक्ला है, ओके। ऑलराइट,
ही इज डायरेक्टर कम चीफ फॉरेंसिक साइंटिस्ट अंडर मिलिट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, सीएफएसएल कोलकाता की अगर आप, क्योंकि अभी हम सीएफएसएल के बारे में बात कर रहे हैं ना, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, राइट, मध्य प्रदेश में भोपाल के अंडर है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर है, तो एमपीपीएससी पूछ रहा है भाई कि मध्य प्रदेश में कहां पर आपकी सेंट्रल लेवल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, तो भोपाल में, याद रखेंगे 2011 में स्टैब्लिश की गई है, डॉक्टर पीएस वर्मा अभी डायरेक्टर है। ठीक है, सो सीएफएसएल कोलकाता जो है 1957 में, हेडक्वार्टर कोलकाता में, डॉक्टर ए के शर्मा जी डायरेक्टर हैं। हैदराबाद 1967 जो है डॉक्टर बी आर रेड्डी जी हैं। न्यू दिल्ली 1968 न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, डॉक्टर आर के सिंह अभी डायरेक्टर हैं। चंडीगढ़ 19 सीएफएसएल चंडीगढ़ में है, 1978 में स्टैब्लिश हुआ है, डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता जी अभी हैं। याद रखें, सीएफएसएल भोपाल, गुवाहाटी एंड पुणे ये मोस्ट रिसेंट है, आपको ऐसे याद रखना है, मोस्ट रिसेंट है, ये 2011 में खुले हैं। ठीक है, भोपाल, गुवाहाटी और पुणे। ठीक है, तो भोपाल में पीएस वर्मा जी डायरेक्टर हैं, गुवाहाटी में डॉक्टर अनुपम दास जी हैं और पुणे में डॉक्टर कविता जोशी जी हैं। ठीक है, 1906 से 1968 अलग अलग रिपोर्ट्स मिलती हैं जीक्यूडी के ऑफिसेस की। ठीक है, शिमला, कोलकाता और हैदराबाद में। ध्यान से समझिएगा कि इसमें कोई सीनियर गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट रहता है जो कि रोटेशनल होता है। ठीक है, ये ऑफिसेस अलग अलग जगह शिमला, कोलकाता और हैदराबाद में इनका हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड द एनआईसीएफएस, ठीक है, तो एनआईसीएफएस 1972 में स्टैब्लिश किया गया, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है, प्रोफेसर आर के अग्रवाल जी डायरेक्टर है। ओके, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे याद कीजिए, रोज रिविजन दीजिए, इसको भूलना नहीं है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए टेबुलेट किया है। ओके, अनदर टाइमलाइन ऑफ फॉरेंसिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, अभी जो हमने बात की है उसी को बहुत डिटेल में यहाँ पे समझाया गया है, तो मैं चाहती हूँ आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको थोड़ा सा पढ़ो। ठीक है, अब हमारे लिए जो बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो टाइमलाइन बनाई गई है उसका मुख्य उद्देश्य कि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो 1900s की अगर आप बात करें तो जीईक्यूडी शिमला है सबसे पहले, द क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के जो गवर्नमेंट एग्जामिनर रहते हैं उनका ऑफिस शिमला में। ठीक है, ये फर्स्ट गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट ऑफिस था, ये याद रखना है, शिमला में 1906 में। उसके बाद 1950s अगर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल एसएफएसएल, सीएफएसएल कोलकाता, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु का एफएसएल जो स्टेट लेबोरेटरी है, ये 1950s में है, ये आपको याद करने के लिए ऐसा बनाया है मैंने। ठीक है, फिर 1960s में कहाँ पे खुले, 1970s में कहाँ पे खुले, 80s 90s 2000, और फिर ये भोपाल, गुवाहाटी, पुणे तो 2011 में है, तो 2010s में ये सेग्रीगेट कर दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो, तो प्लीज इसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, ओके चलिए, सो इफ वी टॉक अबाउट द एनसीआरबीज एंड एफएसएल्स, क्योंकि आपको सिलेबस में कहा गया कि भाई एनसीआरबी और एसएफएल को आपको पढ़ना है, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट एनसीआरबीज एंड एनएफएसएल्स, राइट, सो रिमेंबर दैट इफ वी टॉक अबाउट एनसीआरबी, इनका काम है डेटा और टेक्नोलॉजी का ध्यान रखना। इट्स अ डेटा एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बट इफ वी टॉक अबाउट द फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, ओके, दीज आर द साइंटिफिक लेबोरेटरीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, ऑलराइट, सो ये जो है ये सेंट्रल लेवल पे भी है और स्टेट लेवल पे भी है। अगर एनसीआरबी की स्टैब्लिशमेंट आप देखेंगे 1986 में हुई। अगर एफएसएल के बारे में बात करोगे, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, तो सबसे पहले स्टेट लेवल जो है वो वेस्ट बंगाल में खुली, और सबसे पहले सेंट्रल लेवल जो है वो आपकी कोलकाता में। तो सबसे पहले स्टेट लेबोरेटरी खुली है, ये क्रक्स है, इसको समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो स्टेट लेवल खुली है ना वो वेस्ट बंगाल में खुली है 1952 में, उसके बाद कोलकाता में सेंट्रल लेबोरेटरी हुई। सबसे पहले स्टेट लेवल हुई वेस्ट बंगाल में 1952 में, उसके बाद स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल हुई 1957 में। हेडक्वार्टर ऑफ एनसीआरबी इज इन न्यू दिल्ली। एफएसएल का अगर आप देखेंगे तो सीएफएसएल के हेडक्वार्टर्स कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे में है, और एसएफएसएल का हेडक्वार्टर जो है हर एक स्टेट में अपना स्पेसिफिक होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एनसीआरबी की, सो डायरेक्टर जो हैं, जो डीजी रैंक आईपीएस होते हैं, अभी रामफल पवार जी हैं 2026 की जो डेटा है उसके हिसाब से। एंड इफ वी टॉक अबाउट द एफएसएल, तो सीनियर फॉरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं अलग अलग लेबोरेटरीज के, उसको अभी हम पढ़ ही चुके हैं, राइट। कोर फंक्शन की अगर बात करते हैं तो एनसीआर
एनसीआरबी जो है वो क्राइम डेटा मैनेजमेंट या फिंगरप्रिंट सर्विसेज या डिजिटल पॉलिसिंग का काम करता है, बिकॉज इट्स अ डेटा एंड टेक्नोलॉजिकल एजेंसी, राइट। बट एफएसएस जो है वो साइंटिफिक एग्जामिनेशन करते हैं बायोलॉजिकल, केमिकल, बैलिस्टिक, फिजिकल, साइबर एंड डॉक्यूमेंट एविडेंसेस का, ताकि जो लीगल केसेस हैं उनको सॉल्व किया जा सके। की डिविजन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। डेटाबेस की अगर हम बात करें तो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट्स, एनएफई, सेक्सुअल ऑफेंडर्स, मिसिंग पर्संस एंड स्टोलन व्हीकल्स का डेटाबेस आपको मिल जाएगा एनसीआरबी में। एफएसआई जो है आपका जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज है, एफएसएल्स जो है, यहाँ पे आपको डीएनए प्रोफाइल, टॉक्सिकोलॉजिकल रिपोर्ट, बैलिस्टिक डेटाबेसेस, साइबर फॉरेंसिक एविडेंसेस मिल जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल रोल के बारे में बात करें तो डिजिटल बैकबोन है आपका एनसीआरबी, राइट। एंड एफएसएल साइंटिफिक बैकबोन है, लैब एनालिसिस, टेस्टिमनीज ये आपको एफएसएल्स में मिलेंगे। तो एनसीआरबी इज द टेक्नोलॉजिकल बैकबोन एंड एफएसएल इज द डेटा बैकबोन, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। इनिशिएटिव्स की बात करें तो एनसीआरबी ने नफीज रोल आउट, नेशनल डीएनए डेटा बैंक सीएफएसएल के साथ मिलकर प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग एंड ट्रेनिंग स्टार्ट किया है। और एफएसएल ने एक्सपेंशन ऑफ सीएफएसएल, एनएफएसयू कैंपसेस एंड डीएनए एंड साइबर लैब्स, और साथ में जो आईएसओ आईईसी 17025 का एग्रेडेशन भी स्टैब्लिश किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस आईएसओ आईईसी 17025 एग्रेडेशन जो है ये रिसेंट इनिशिएटिव है अंडर एफएसएल, ठीक है। ऑलराइट, एनसीआरबी जो है वो क्राइम रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल डेटाबेस लैब्स को प्रोवाइड करती है, और साइंटिफिक एविडेंस जो है वो एफएसएल प्रोवाइड करता है। आई होप ये समराइज्ड डिफरेंस आपको बहुत मदद करेगा इसे समझने में, ठीक है। चलिए, अब जो हमने टेबुलेटेड डेटा के फॉर्म में पढ़ा है उसी को थोड़ा सा आप पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ लीजिए, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट द नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन, कैसा नेटवर्क है उसी को समझना, एक्चुअली में हायरार्किकल स्ट्रक्चर को समझना है। तो सेंट्रल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उनके बाद डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज डीएफएसएस, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, ठीक है, जो है एपेक्स लेबोरेटरीज हैं, ये सेंट्रल लेवल पे है, ओके, ऑलराइट। देन द गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट जीईक्यूडी, राइट, जिसमें स्पेसिफिक ऑफिसर्स जो हैं वो रोटेशन के हिसाब से रहते हैं, ठीक है, और ये हैंड राइटिंग, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट फोर्जरी पे स्पेसिफिकली फोकस करते हैं। देन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंसेज एनआईसीएफएस, ओके, एंड द मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स, ये बहुत लोकल लेवल पे होते हैं, ये जहां क्राइम सीन है वहां पे आपको मिलेगी, राइट। नाउ स्टेट लेवल पे भी आपको सेम देखने के लिए मिलेगा, द एसएफएसएल स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, देन द रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज जो डिविजनल ब्रांचेस हैं, ठीक है, एंड देन द डिस्ट्रिक्ट लेवल आपके जो लेबोरेटरीज है, और इन्हीं के साथ मोबाइल यूनिट्स भी आपको मिलेंगी, राइट। इफ यू टॉक अबाउट फंक्शनल डिवीजन तो ये हर लैब में अलग अलग है, ठीक है। बायोलॉजिकल डीएनए डिवीजन होगा, केमिस्ट्री डिवीजन होगा, बैलिस्टिक डिवीजन, फिजिक्स, डॉक्यूमेंट डिवीजन, साइबर फॉरेंसिक डिवीजन, ये हर लेबोरेटरी में आपको ये डिविजन देखने के लिए मिलेंगे सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, ओके। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ यूनिट 5 माय फ्रेंड्स। हमने यूनिट 5 कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 1 कंप्लीट कर ली है, एंड नाउ वी विल बी सून बिगिनिंग विद द नेक्स्ट यूनिट इन द कमिंग वीडियोस। उसके पहले आई विल ट्राई टू गिव यू एन एफएलटी ऑन यूनिट 5, ठीक है, ताकि हम चेक भी करें ना कि हमने जो पढ़ा है वो कितना हमको समझ में आया है, राइट। सो मोस्ट प्रॉब्ली बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आपको नोट्स मिल जाएंगे, जिन नोट्स के बारे में मैंने आपसे अभी चर्चा की, राइट। तो प्लीज, बहुत सारे लोग हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं मैम नोट्स, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर नोट्स, एंड मैं भी बहुत ईगरली वेट करी हूँ। प्रोपीसीएस टीम भी पूरी कोशिश करिए कि आपको सही डेटा दें। देखिए, जो डिले हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि जब हम एडिटिंग करते हैं या प्रूफ रीडिंग करते हैं तो एरर्स निकल के आती हैं, और उन एरर्स के साथ अगर मैं चाहूँ तो मैं आई कैन टेक मनी एंड आई कैन सेल द प्रोडक्ट, राइट, बट आई डोंट वांट टू डू सो, आई वांट टू बी ऑथेंटिक। हाँ, हो सकता है ये थोड़ा डिले हो रहा है, जो अभी लगभग एक हफ्ते से डिले हो रहा है, राइट, बट गलत आपको डेटा प्रोवाइड करने से बेटर है कि मैं आपको लेट डेटा प्रोवाइड करूं, ठीक है। तो विद इन अ डे और 2 आपको जो नोट्स है वो मिल जाएंगे, ओके। तब तक के लिए प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सी ऑल द लेक्चर्स विदाउट फेल, ओके। और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे उसके आंसर्स भी मैं आप सबसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। नमस्कार।